दोस्तों, आज मैं आपको जादुई हरी मिर्च का पौधा कहानी सुना रही हूँ। अरे बाप रे, ये पापड़ बेलते बेलते तो मेरी कमर ही टूट गई। हाँ माँ, मेरे भी हाथ दुख गए। अच्छा, अब एक काम कर, तू आंगन में खाट पर चादर बिछा दे और उसमें सुखा दे। ठीक है माँ। अपनी माँ के कहने से रूही जल्दी से आंगन में खाट बिछा देती है और उस पर पापड़ सुखा अब देती बढ़िया है। धूप खिली है, जल्दी से पापड़ सूख जाए तो कल बाजार में जाकर बेच आऊं। अच्छा सुन रूही, मैं घाट पर कपड़े धोने जा रही हूँ, तू तब तक घर पर ही रहना। ठीक है माँ। शिखा घाट पर कपड़े धोने चली जाती है और इधर इतने पापड़ बेल कर रूही को थकान लग गई थी और वो अंदर जाकर चटाई बिछाकर सो गई। और कब उसे गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और बाहर तेज आंधी तूफान चलने लगा और घाट पर सूखने के लिए रखे हुए सारे पापड़ तूफान के साथ उड़कर चले गए। इतने में शिखा भी भागती हुई घर आ गई। हे भगवान, सब बर्बाद हो गया। इतने में बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है, बिजली चमकने लगती है जिससे रूही की भी आंख खुल जाती है। अरे माँ, ये क्या हो गया? ये सब पापड़ कहाँ गए? सब बर्बाद हो गया। सोचा था घर में 4 पैसे आएंगे, लेकिन अब उन 4 पैसों के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम खाएंगे क्या रात को? इतने में रूही के बाबा जगदीश भी भीगते हुए वहाँ आ जाते हैं। अरे बाप रे, आज तो पूरा भीग गया। बाबा, आप जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। और मैं चाय बना देती हूँ। जगदीश ने फिर कपड़े चेंज कर लिए और शिखा जब तक चाय बना कर ले आई। उदास जगदीश को देखकर वो पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? न जाने हम गरीबों की किस्मत में क्या ही लिखा है। आज भी कहीं मजदूरी का काम नहीं मिला। अपने टूटे फूटे घर में इस बार भी मरम्मत का काम नहीं हो पाएगा लगता है। आप फिक्र मत कीजिए जी, मैंने कुछ पिन्नियों को जोड़कर एक तिरपाल बना लिया है। उसी को हम छत पर डाल देंगे जिससे बरसात का पानी अंदर नहीं आएगा। फिर दोनों पति पत्नी पन्नी का वो तिरपाल अपनी छत पर डाल देते हैं। उससे बरसात का पानी अंदर नहीं आया। खाने में क्या बनाऊं जी? घर में थोड़ी सी मूंग दाल और दलिया रखा है, उसी की खिचड़ी बना दूं। फिर जैसे तैसे खाना खाकर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह पड़ोस के घर से पकौड़ों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। रूही उस खुशबू को सूंघकर उदास होकर घर की दहलीज पर सर टिकाकर बैठ जाती है। रूही, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतनी उदास क्यों है? माँ, मोनू और चिंकी के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, क्या कभी हमें भी पकौड़े खाने को मिलेंगे? माँ, मिर्च के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, हम कब खा पाएंगे? बेटा, मन तो मेरा भी करता है कि हम भी पकौड़े खाएं, बनाएं, लेकिन देख तू ही देख क्या हालत है हमारे घर की। इतना सारा तेल चाहिए पकौड़ों के लिए, फिर बेसन की मिर्च की भी तो लानी पड़ेगी। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो कोई काम देख लूंगा। जैसा भी होगा मैं जरूर करूंगा, ताकि मेरे परिवार को यूं छोटी चीजों के लिए भी अपना मन न मारना पड़े। जगदीश फिर से जगह जगह जाकर काम की तलाश करता है और उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर मंडी से आते वक्त एक सब्जी वाला मिर्ची को फेंक रहा था। अरे भाई साहब, ये खराब मिर्ची नहीं है, आप फेंक क्यों रहे हो? अरे तुमसे मतलब है? मेरे लिए तो बेकार है, इसलिए मैंने फेंक दी, तुम्हें क्या? लेकिन जगदीश को वो मिर्च अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे उठा लेता है और जो थोड़ी खराब सी थी उसे वो मिट्टी में दबा देता है। रात को खाना खाकर वो सब सो जाते हैं। अगले ही दिन जगदीश ने देखा जहाँ उसने मिर्ची लगाई थी वहाँ पर मिर्चों का बड़ा सा पेड़ उग गया था। उस पर मोटी मोटी मिर्च लगी थी। ये देख वो हैरान हो जाता है। अरे ये मिर्ची का पौधा रात रात में इतना बड़ा कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। तभी उस चमकती हुई जादुई मिर्ची से आवाज आती है, अरे आप भूल गए क्या? कल शाम आप ही तो मुझे लेकर आए हैं। आपने मुझे यहाँ दबा दिया और मैं रातों रात बेल बन गई, क्योंकि मैं जादुई मिर्च का पौधा हूँ। मैं आपकी किसी भी परेशानी को खत्म कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, आप किससे बात कर रहे हैं? और ये मिर्च का पौधा यहाँ कैसे? वो कल मैं ही लाया था। लेकिन ये बोल रही है, क्या तुम जादुई हो? हाँ, मेरी एक मिर्च तोड़कर तो देखो, उसी पल दोबारा नहीं आ जाएगी। अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे जादू से ये मिर्च कभी खत्म नहीं होगी। क्या सच में? फिर वो उस पर 2 मिर्च तोड़कर देखती है तो वापस से वहाँ पर चमचमाती हुई 2 मिर्च आ गई। अरे सच में, ये तो कमाल हो गया। अजय, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मिर्ची के पकौड़े बनाकर बेचे, इससे बरसात में बहुत फायदा होगा। लेकिन हमारे पास पकौड़े का सामान नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो, ये लो, तुम्हारी ये परेशानी भी खत्म। फिर जादुई मिर्ची के एक इशारे पर घर में पकौड़े बनाने का सामान मौजूद हो जाता है। ये देख वो दोनों बड़े खुश होते हैं। उसके बाद वो एक ठेले पर चाय बनाकर और मिर्च के पकोड़े बनाकर बेचने लगते हैं। आइए, बरसात में इन पकौड़ों का मजा लीजिए, सिर्फ 20 रुपए में। तभी हल्की हल्की बारिश में 2 लोग पकौड़े की खुशबू से उनके पास चले आते हैं। अरे भाई साहब, आपके पकौड़े की खुशबू तो दूर से आ रही है, जल्दी से हमें 2 प्लेट दे दीजिए। इस तरह और भी ग्राहक उनके पास आते हैं। जादुई मिर्च के पौधे ने कमाल कर दिया, क्योंकि जो भी उनके उस जादुई मिर्च के पकौड़े खाता उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते। धीरे धीरे उनके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं और अब वो जादुई मिर्च हमेशा उनके पास ही रहती है। नई बहू की 50 नंदे। सर्दियों का मौसम था, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं हर किसी को अपने घर के अंदर रहने पर मजबूर कर रही थी। गांव के लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। चाचा, इस बार तो ठंड के मौसम में मजा ही आ गया। भगवान ने ऐसी बर्फबारी की है कि इंडिया को स्विट्जरलैंड बना दिया। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम बुजुर्गों का भी तो ख्याल रखो भाई। हम लोग दिन रात ठंड की वजह से जो है ठिठुरते रहते हैं। तो आओ सब लोग मकरंद काका की दुकान पर आग जलाकर बैठते हैं और वहीं गप्पे मारते हैं। आपको भी ठंडी नहीं लगेगी और हम लोग सर्दी का मजा भी ले लेंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा, चलो चलो।
फिर वो सभी लोग मकरंद काका की चाय की दुकान के आगे आग जलाकर तापने उसी लगे। गांव के एक प्रतिष्ठित और बड़े घराने में एक नई बहू का स्वागत किया गया। चाचा, ठाकुर साहब का परिवार कितना बड़ा है। ऐसा लगता ही नहीं कि सिर्फ इनका एक परिवार रहता है इस गांव में। ऐसा लगता है जैसे ये गांव 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिस्से में हम लोग रहते हैं और दूसरे हिस्से में इनका पूरा परिवार। अरे कम से कम ठाकुर साहब की वजह से हमें दावत तो खाने को मिलती है भाई। इतना बड़ा परिवार है। कभी किसी का जन्मदिन होता है तो कभी किसी की शादी की सालगिरह होती है। ये परिवार गांव में सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक था। इस घर के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह गांव के प्रधान थे, हवेली के बाहर। हमको तो ये समझ में नहीं आता, जो इनके घर नई बहू आई है वो इतने सारे लोगों के साथ कैसे रह पाएगी। उसकी तो आदत ही नहीं होगी। चाचा, तुमको हर बात पे दिक्कत ही हुआ करती है। अरे बहू की समस्या है, वो खुद निपटा लेगी। उनका इतना बड़ा परिवार है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। राधा जो शहर से आई थी उसे इस विशाल परिवार का हिस्सा बनना था, लेकिन ये आसान नहीं था। उसकी 50 नंदे थी। उसमें सबका स्वभाव अलग था और अनोखी अनोखी आदतें थी। चलो अब बहुत हो गया स्वागत। तुम 50 ने अपने अपने तरीके से स्वागत कर लिया, बहू को अंदर तो आने दो। हे भगवान, इनका घर तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। इतनी बड़ी बड़ी झूमर, इतनी बड़ी बड़ी लाइट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। बाहर इतनी बर्फबारी हो रही है लेकिन महल के अंदर तो ज्यादा ठंडी नहीं लग रही। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि आज के जमाने में ससुर जी ने मेरी 50 नंदे कैसे पैदा कर दी। अरे बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे भाभी, हम लोग भी बहुत मजाक किया है। ससुर जी का ही खून हो तुम सब, मजाकिया तो होगी। देखो मजाक मजाक में मेरी 50 नंदे पैदा कर दी उन्होंने। इस तरह राधा को हर कोने से प्यार और अपनापन मिला। तुम सब ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। देखो राधा, हमारे घर में रहना आसान नहीं है। यहाँ सबकी अलग अलग पसंद और नापसंद है, लेकिन अगर तुम सबका दिल जीत लोगी तो ये घर तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी। तुम 50 की 50 उसे घेर कर क्यों खड़ी हो? जाओ बहू, पहले आराम कर लो, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। राधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। अगली सुबह जब वो उठी तो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी ननद गीता ने कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी उठ गई। मुझे हर रोज सुबह सुबह ब्लैक टी पीने का शौक है। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधा ने गीता के लिए चाय बनाई। जैसे उसने उसे चाय बना कर दी, वैसे ही उसकी दूसरी ननद उसके पास आ गई। भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से मेरे कमरे में जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक है, तुम नहा लो, तब तक मैं प्रेस कर दूंगी तुम्हारे कपड़े। राधा ने जैसे ही उसके कपड़े प्रेस किए, वैसी तीसरी ननद उसके पास आई। राधा ने अकेले ही सबकी फरमाइशें पूरी कर दी थी। फिर थोड़ी देर बाद, बहू, इन सबका काम हो गया हो तो जरा मेरे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उठा देना। अभी लाई माँ जी। तो इस तरह कोई ननद उससे सुबह जल्दी उठकर चाय बनाने की फरमाइश करती, कोई उससे अपने कपड़े प्रेस करवाती, कोई उससे अपने पसंदीदा खाने की फरमाइश कर देती, और तो और कुछ नंदे जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए अजीब अजीब सवाल पूछती। वो सब एक साथ आई और पूछने लगी, भाभी, ये बताओ पहले लड़का आया या लड़की? पहले लड़की ही आई होगी, क्योंकि लड़की के बिना लड़का पैदा ही नहीं हो सकता। तभी वहाँ उसकी सास आ गई। आधी रात हो गई, उसे सोने नहीं दोगी क्या तुम सब? जाओ बहू, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। तो इस तरह सब उसे परेशान किया करती थी। पर राधा अब कहाँ हारने वाली थी। उसने भी धीरे धीरे अपनी नंदों का दिल जीतना शुरू कर दिया। एक दिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि इस बार तूफान बेहद खतरनाक होगा। गांव वालों को सलाह दी गई कि वे घर से बाहर न निकलें। देखिए, ठंड और शीतलहर बहुत बढ़ गई है। सारे स्कूल भी बंद हैं। आप लोग घर से बाहर मत निकलना। भयानक तूफान आने की आशंका है गाँव वालों। गांव में एक आदमी ऐलान करने आया जिसे पूरा गांव सुन रहा था। ठाकुर का परिवार भी इस तूफान की तैयारी करने लगा। घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी गईं। पर तूफान इतना भयंकर था, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो आदमी जैसे ही मौसम की जानकारी देकर गया, वैसे ही तूफान शुरू हो गया। सड़क के किनारे रहने वालों का क्या होगा? ऊपर वाला हर किसी के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देता है। तूफान की तीसरी रात अचानक गांव के पहाड़ी इलाके से एक जोरदार आवाज आई। पता चला कि बड़ा पत्थर खिसक कर गांव के बीचों बीच गिरा था। एक आदमी ठाकुर साहब के घर पहुंचा। अरे ठाकुर साहब, इस बार तो लगता है हमारा गांव बचेगा ही नहीं। पहाड़ कट कट कर गांव में गिर रहे हैं। एक बड़े से पत्थर ने आधे गांव को खत्म कर दिया ठाकुर साहब। ये खबर जैसे ही ठाकुर के घर पहुंची तो वहाँ खलबली मच गई। परिवार के सारे लोग डरे हुए थे। पर राधा नहीं डर रही थी। उसने अपनी सारी नंदों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें कुछ करना होगा। ये गांव हमारा परिवार है और हमें इसे बचाना होगा। हम 51 लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं राधा? बताती हूँ। राधा ने अपनी नंदों को जिम्मेदारियां बांट दी। राधा और उसकी 50 नंदों ने मिलकर ऐसा काम किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उन्होंने सभी को जिंदा मलबे के अंदर से बाहर निकाल लिया। उन्होंने न केवल गांव वालों की जान बचाई, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि मिलजुल कर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बिटिया, तुम लोगों ने तो आज वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। जब तूफान खत्म हुआ तो गांव के हर आदमी ने ठाकुर के परिवार को धन्यवाद दिया। राधा ने अपनी सूझबूझ और नंदों की मदद से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। इस घटना के बाद राधा का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।